नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है और अपना सुझाव देना है और यह बताना है कि आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किया तो किसने किया साथियों? सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह सन 1757 में हुआ था। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें अंग्रेजी फौज यानी अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में साथियों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764 में हुआ था। आप काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है आपको। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो जो बंगाल का द्वैध शासन था साथियों, यह कब से कब तक चला? सन 1765 से सन 1772 तक, यानी 7 साल तक चला था। तो आपको याद रखना है कुल 7 वर्ष तक। अगर आपको सन 1765 भी याद है तो आप 7 साल प्लस करके भी इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला भारतीय शासक कौन था साथियों? वह हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का जो निजाम था साथियों, उसी ने क्या किया था? सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था साथियों? यह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था यह प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। तो आपको याद रखना है। हो सकता है साथियों प्रश्न थोड़े बड़े हैं तो थोड़े लेंदी टाइप के आपको लग सकते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी साथियों? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इन प्रश्नों का बड़ा होने का एक रीज़न यह भी है कि एक प्रश्न में आपको 2-3 आंसर भी मिल जाते हैं और 2-3 प्रश्न भी नए मिल जाते हैं। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो हड़प नीति है साथियों यह किसके द्वारा लागू की गई थी? यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। शायद आप स्कूल टाइम से भी इसको जरूर पढ़ रहे होंगे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो फारसी में जफरनामा को कौन से सिख गुरु ने लिखा था? यह लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में जो डाक व्यवस्था थी इसको शुरू करने का श्रेय किसको है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को है? तो लॉर्ड डलहौजी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आपको कमेंट करके जरूर बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य और किया था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक जी की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। तो करेक्ट आंसर आपका गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। इन्होंने ही गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो सन 1757 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला था यह कहाँ का नवाब था? यह आपको ज़रूर बताना है। इसको यह पराजित हुआ था, किससे पराजित हुआ था? यह लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। कब हुई थी? सन 1816 ईस्वी में हुई थी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु
जो सन 1799 ईस्वी में हुई थी वह कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो सन 1799 ईस्वी में हुई थी वह कहाँ हुई थी साथियों? तो वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जो टीपू सुल्तान की राजधानी भी थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति किसने चलाई थी साथियों? हड़प नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको राज्य क्षय, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर जप्ती सिद्धांत, हड़प नीति या राज्य क्षय नीति भी पूछा जाता है तो उसको भी लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। और इसके अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा जो हैं यह इनको कब्जे में ले लिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो जो ठगी प्रथा थी साथियों, ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो इसे किया था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? समाप्त किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। यह भी कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के समय मैसूर यानी कर्नाटका को पहले मैसूर कहा जाता था। तो मैसूर की भी राजधानी क्या थी उस टाइम पे? श्रीरंगपट्टनम। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो जो लॉर्ड क्लाइव था इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो किस वर्ष बनाया गया था साथियों? सन 1758 ईस्वी में। आपको याद रखना है, सन 1758 ईस्वी में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो जो द्वैध शासन नीति थी साथियों इसे किसने समाप्त किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो साथियों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो किया था मराठा शासकों ने। मराठा शासकों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके आधार पर जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था, इसने किसको मिलाया था साथियों? अवध प्रांत को। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सफल हो गई थी, उसने कैसे अपना सत्ता जमा लिया था और वह सफल रही थी भारत में? उसका कारण था साथियों राष्ट्रीय भावना की कमी। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारतीय जो राज्य भारत था, संपूर्ण भारत था, वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। पश्चिमी प्रशिक्षण तथा आधुनिक हथियार, जो अंग्रेजी सेना थी उनके पास पश्चिमी प्रशिक्षण था और आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जो भारतीय सैनिक थे साथियों उनमें क्या था? राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ऊपर लिखे हुए सभी सही है। भारत में किस वायसराय के काल में आईपीसी और सीआरपीसी पारित किए गए थे? जब आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड, आपको सीआरपीसी का कमेंट करके बताना है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? मैंने आईपीसी का आपको बता दिया है, हालांकि यह सरल भी था। आपको सीआरपीसी का बताना है, सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जब यह पारित हुआ था उस टाइम पे भारत का जो वायसराय था वह कौन था साथियों? भारत का वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का क्या था? वायसराय था जब आईपीसी और सीआरपीसी लागू हुई थी। सती प्रथा का अंत किसने किया? साथियों जो सती प्रथा है यह एक कुप्रथा के रूप में जानी जाती है और इसका अंत किसने किया था? तो इसका अंत किया था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी? तो साथियों जो आईपीसी है यह किस वर्ष लागू हुई थी? यह लागू हुई थी सन 1862 में। 1862 में यह लागू हो गई थी, लेकिन
समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं और होते गए हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था, अभी हमने पहले ही बताया था साथियों, जो बक्सर का युद्ध है यह कब हुआ था? यह सन 1764 में हुआ था। आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। यह सन 1764 ईस्वी में हुआ था। और उस समय पे दिल्ली का शासक कौन था साथियों? शाह आलम द्वितीय। यह दिल्ली का शासक था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे क्या था? दिल्ली का शासक था। तो आशा करते हैं साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यह प्रश्न जो थे एक अच्छे लेवल के थे साथियों। और ऐसे ही अच्छे लेवल के प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें साथियों। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।